आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज को आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या फिर लेटेंट रूट या फिर प्रॉपर वैल्यूज भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आप आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Ax इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स A है ये n क्रॉस n साइज की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये x जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक कॉलम वेक्टर है जिसका डायमेंशन है n क्रॉस 1 इज इक्वल टू लैम्डा x। लैम्डा क्या है, यहाँ पर स्केलर है, तो जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा होगी। लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू। और ये जो x वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है आइगन वेक्टर। तो ये आपके आइगन वैल्यू है, ये आपका आइगन वेक्टर है और ये वो मैट्रिक्स है जिसकी हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में हम एक ऐसा स्केलर का बिहेवियर x इज इक्वल टू लैम्डा x टाइप का हो, ठीक है ना, क्योंकि a क्या है, a आपकी एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर लैम्डा क्या है, यहाँ पर एक स्केलर है, ठीक है ना। तो एक स्केलर वो काम कर रहा है जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स कर रही है, क्योंकि x इज इक्वल टू लैम्डा x। तो इस मैट्रिक्स के लिए हम एक स्केलर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है आइगन वैल्यू और वो जो वेक्टर होगा उसको बोला जाता है आइगन वेक्टर। तो जैसे कि इसको हमने सॉल्व करेंगे तो आपका ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ना ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपकी a जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है n क्रॉस n। लैम्डा क्या है कि स्केलर है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन आप तब कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के साइज कंपैटिबल होंगे। तो ये जो हमने जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स में। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस लैम्डा i इंटू x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम a डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा i ये हमारा a डैश है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये आपका एक होमोजेनियस सिस्टम बन चुका है, ठीक है ना। ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। अब हम आपको बता चुके हैं कि होमोजेनियस सिस्टम जो है उसके दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, या तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ a डैश इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0। यहाँ पर आपका a क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, बट आई डोंट वांट दिस, ठीक है ना, बिकॉज आई वांट ओनली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हम ट्रिवियल सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स A डैश होगी ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ a डैश इज इक्वल टू 0, मींस डिटरमिनेंट ऑफ a डैश इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें कितने पैरामीटर होंगे। तो उसके लिए आप इस मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट कीजिए। तो मान लीजिए रैंक ऑफ दिस a डैश मैट्रिक्स इज इक्वल टू r, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन वेक्टर होगा उसमें n माइनस r पैरामीटर्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 इसलिए क्या है क्योंकि हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस चाहिए। अब हो सकता है कि आप आइगन वेक्टर को सॉल्व करें और आपका आइगन वेक्टर इस टाइप का मिल जाए कुछ k k k, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 की है और आपको एक ऐसा आइगन वेक्टर मिल जाता है। अब इस आइगन वेक्टर में कितना पैरामीटर है, इस आइगन वेक्टर में केवल एक पैरामीटर है k, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, केवल एक होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई भी इसका सॉल्यूशंस लिखिए, मान लीजिए आपने सॉल्यूशंस लिखा इसका 5 5 5, ये मान लीजिए आप लिख रहे हैं 6 6 6, तो ये दोनों सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट कर रहे हैं इस वाले सॉल्यूशंस पर, ठीक है ना। आप कब बोलेंगे कि दो सॉल्यूशंस एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंड करते हैं, जब आप एक सॉल्यूशंस को दूसरे सॉल्यूशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि दिस सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ दिस सॉल्यूशंस, और यू कैन से दिस सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ दिस सॉल्यूशंस। तो ये तीनों सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों सॉल्यूशंस डिपेंड कर रहे हैं इस सॉल्यूशंस पर। तो यहाँ पर केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम a डैश कैलकुलेट करते हैं। a डैश हो जाएगा a माइनस लैम्डा i, तो हमने ये मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i कैलकुलेट किया, ठीक है ना। देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशंस, वी वांट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ओके। तो इसीलिए हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ a डैश, यानी आप बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी ये इक्वेशंस बन चुकी है।
इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3,5। ये आपकी एक फर्स्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी 3, सेकंड आइगन वैल्यू हो जाएगी 5। तो स्पेक्ट्रम ऑफ ए हो जाएगा आपका 3,5। अब हमें आइगन वेक्टर चाहिए। आइगन वैल्यूज तो आपने कैलकुलेट कर लिया, आइगन वैल्यू होगी 3 और 5। अब इन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 3 को लेते हैं, हम यहाँ पर 3 को पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 0 2 और 2 x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपका जो सॉल्यूशंस वेक्टर हो जाएगा वो सॉल्यूशन वेक्टर हो जाएगा k0, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो आपका सॉल्यूशंस वेक्टर है इसमें एक पैरामीटर आया है। एक पैरामीटर इसलिए आया क्योंकि इस मैट्रिक्स के रैंक को देखिए, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो है आपका 1, ठीक है ना। और यहाँ पर अननोन्स थे आपके 2, यानी हम आपसे पूछे n - r क्या हो जाएगा, n - r हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा और आपके जो सॉल्यूशंस वेक्टर में आपका 1 पैरामीटर का यूज करेंगे। अब हमें ये आपको बता चुके हैं कि ये जो हम सॉल्यूशंस वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये नॉन ट्रिवियल केस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 इसका एक सॉल्यूशन होगा, 2 0 इसका एक सॉल्यूशन होगा, 3 0 इसका सॉल्यूशन होगा, 5 0 एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस केवल एक होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस वेक्टर यहाँ पर केवल एक होगा। या आप बोल सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर यहाँ पर एक होगा। उसको निकालने का तरीका क्या है, उसको निकालने का तरीका है कि आप यहाँ पर k की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। जैसे कि आप k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपको ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएगा। आप यहाँ पर k की वैल्यू को 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 पुट करने पर ये 0 0 हो जाएगा और फिर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस आइगन वैल्यू 3 के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ये हो जाएगा। सेकंड आइगन वैल्यू 5 के लिए ये वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -2 2 0 0 x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं n - r यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 और रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, यानी आप इसका जो सॉल्यूशंस वेक्टर में एक पैरामीटर का यूज करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू x2, यानी आप x1 इज इक्वल टू k मान लीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा k, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन वेक्टर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर n - r की वैल्यू 1 है, आइगन वैल्यू 5 के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका n - r की वैल्यू 1 है। तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर k की वैल्यू को फिर से 1 पुट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, 1। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर था। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यू होंगी 3 और 5 और इसके 2 आइगन वेक्टर होंगे। ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, ठीक है ना। देखिए आइगन वेक्टर यहाँ पर इनफिनिट्स होंगे, आप बोल सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफिनिट होंगे, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो होंगे वो केवल 2 होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे ये इसके आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम 3 आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू मान लीजिए हम 3 लेंगे, ठीक है ना। इस 3 वैल्यू आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 - λ 0 0 0 - λ 0 0 0 - λ into x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस नल मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा आपका 3 × 3। हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस आइगन वैल्यू 3 के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ठीक है ना। x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस 3 × 3 की मैट्रिक्स की रैंक आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर अननोन्स आपके 3 है। तो n - r आपका हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स 3 माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशंस वेक्टर होगा उसमें आप एक पैरामीटर यूज करेंगे और यहाँ पर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जरा सॉल्यूशंस वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी आपको 0 = 0, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा -3x2 = 0 एंड थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा -3x3 = 0। ठीक है ना। तो जो आपका सॉल्यूशंस वेक्टर आएगा वो सॉल्यूशन वेक्टर आ जाएगा x = x1 x2 x3 देखिए x2 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, x3 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और x1 की वैल्यू आप मान लीजिए k कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। अब देखिए इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस हो गए, इसका 1 0 0 एक सॉल्यूशन होगा, 2 0 0 भी एक सॉल्यूशन होगा, 5 0 0 भी एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस केवल एक होगा। ठीक है ना। तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर k की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जब k की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो आपको आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1 0 0। ठीक है ना। तो ये आइगन वेक्टर आपको मिला है इस आइगन वैल्यू 3 के लिए। ठीक है ना। तो लैम्डा = 3 के लिए आपको एक आइगन वेक्टर मिल चुका है। अब हम लैम्डा = 0 के लिए दूसरा आइगन वेक्टर देखते हैं। तो जब आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 0 0। ठीक है ना। फिर इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा x1 = 0 0 = 0 एंड 0 = 0। सर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स = 1 = 2। इसका मतलब जो सॉल्यूशंस वेक्टर है उसमें हम दो पैरामीटर्स का यूज करेंगे और टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो सॉल्यूशंस वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा = 0 के लिए तो सॉल्यूशंस वेक्टर लिख रहे हैं फॉर लैम्डा = 0 सॉल्यूशंस वेक्टर x = x1 x2 x3 यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है और n - r की वैल्यू 2 है, यानी आपको दो पैरामीटर लेने हैं। तो दो पैरामीटर मान लीजिए आपने k1 और k2 लिया तो ये आपका एक सॉल्यूशंस वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो है टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालने का तरीका k1 की वैल्यू को 1 ले लीजिए और k2 की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो आपको एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा 0 1 0। ठीक है ना। और सेकंड आइगन वेक्टर निकालने का तरीका है कि आप k1 की वैल्यू को 0 ले लीजिए और k2 की वैल्यू को 1 ले लीजिए तो आपको एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा 0 0 1। ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा = 0 के लिए आपको ये दो आइगन वेक्टर मिल चुके हैं और लैम्डा = 3 के लिए आपको ये एक आइगन वेक्टर मिल चुका है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल चुके हैं। ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक मैट्रिक्स A आप ले रहे हैं जिसका साइज n × n है, ये मैट्रिक्स A जिसका साइज n × n है, तो यहाँ पर मैक्सिमम n आइगन वैल्यूज पॉसिबल है और इस मैट्रिक्स A के लिए मैक्सिमम n आइगन वेक्टर पॉसिबल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि ये जो मैट्रिक्स जो आपने n × n के लिए है इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो सारी डिस्टिंक्ट हो, तो देयर एग्जिस्ट n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर वो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वाला केस होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर आपके n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस n × n मैट्रिक्स के लिए मैक्सिमम n आइगन वैल्यूज हो सकती है और मैक्सिमम n आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो आइगन वैल्यूज n से ज्यादा मिल जाए या आइगन वेक्टर आपको n से ज्यादा मिल जाए। ये आइगन वेक्टर जो हम बात कर रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। डिपेंडेंट तो आपके इनफिनिट होंगे लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होंगे वो मैक्सिमम n हो सकते हैं और मैक्सिमम n ही आइगन वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर फिर दो केस हो सकते हैं कि वो सारी आइगन वैल्यूज आपकी डिस्टिंक्ट हो या फिर उसमें से कुछ आइगन वैल्यूज आपके रिपीटेड हो। तो जैसे कि ये जो केस था इसमें आपकी जितनी 3 आइगन वैल्यूज हमने ली थी जिसमें कि आपकी एक आइगन वैल्यू रिपीट कर रही थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज आपकी 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन आपके 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक्स n × n की है और वहां पर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो उस केस में आपके n आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ रिपीटेड भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके आइगन वेक्टर n ना हो, n से कम भी हो सकते हैं उस केस में। So we can say that if a matrix A is of size n × n and if it has n distinct eigen values, then there will be n linearly independent eigen vectors. Okay. However, if n eigen values are not distinct, then there may or may not be n linearly independent eigen vector. जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन फिर भी linearly independent eigen vector आपको मिल रहे हैं। मान लीजिए आपकी आइगन वैल्यू होती है लैम्डा = 2 3 5 तो
ठीक है ना। लेकिन अगर रिपीटेड है तो उस केस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर मान लीजिए x इज आइगन वेक्टर देन kx इज आल्सो ए आइगन वेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि kx क्या होगा, kx लीनियरली डिपेंड करेगा x पर। x का x एक आइगन वेक्टर है तो kx भी उसका एक आइगन वेक्टर होगा जो कि लीनियरली डिपेंड करेगा इस x पर। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग 2 या मोर देन 1 आइगन वैल्यूज हो, ठीक है ना। एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 आइगन वेक्टर्स हो। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा था, आइगन वैल्यू 0 के केस में हमें मोर देन 1 आइगन वेक्टर्स वहां पर मिले थे। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होंगी वो ऑलवेज रियल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, अगर मान लीजिए आप एक स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे तो उसके आइगन वैल्यूज जो होंगी वो ki फॉर्म में होगी। यहाँ पर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप k की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो आपको 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यू या तो आपका 0 होगा या फिर वो प्योरली इमेजिनरी होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में जो उनके आइगन वैल्यूज का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर आइगन वैल्यू a + ib फॉर्म में है तो लैम्डा = 1 हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं a² + b² = 1 हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप इस केस को देखिए, यहाँ पर अगर आप इसका मोड लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मान लीजिए आपकी A जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और इसकी मान लीजिए ये 3 आइगन वैल्यूज है, λ1 λ2 λ3, ये आइगन वैल्यूज है इस 3x3 की मैट्रिक्स की। तो A इनवर्स जो मैट्रिक्स होगी उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 1/λ1 1/λ2 1/λ3, ठीक है ना। या मान लीजिए a पावर n कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। और एक और प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि a पावर n जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, a पावर n जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं उसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा λ1 पावर n डॉट λ2 पावर n डॉट λ3 पावर n, ठीक है ना। आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज आपका सेम रहेगा। इसका मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसकी आइगन वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए किसी कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइगन वैल्यूज में भी वो कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स भी आपका क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर A आपका 3x3 साइज का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का साइज भी 3x3 हो जाएगा। तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो ये हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमने आपको बताया था कि एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट I, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि A इनवर्स के केस में आइगन वैल्यूज क्या हो जाती है, A इनवर्स के केस में आइगन वैल्यूज ये हो जाएगी 1/λ1 1/λ2 1/λ3, ठीक है ना। और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A वाला फैक्टर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप फिफ्थ 1 और 5th प्रॉपर्टी को मिक्स कर दें, देखिए 1 और 5th को मिक्स कर देंगे तो 6th प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए और इस A इनवर्स वाले में आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को लगा दीजिए। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करें और यहाँ पर हम 5th प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपकी ये 6th प्रॉपर्टी आ जाएगी। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट का सम। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो जरा इस प्रॉपर्टी को फिर से देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी में आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू λ1 λ2 λ3। अगर मान लीजिए आपको ये गिवन हो कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 तो हम क्या बोल सकते हैं, हम वहां पर ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0, ठीक है ना। कम से कम एक आइगन वैल्यू तो 0 ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी ये तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो और डिटरमिनेंट ऑफ A आपका 0 हो जाए। तो अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू वहां पर आपका 0 होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक भी आइगन वैल्यू आपकी 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसमें उसकी सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, ठीक है ना। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वो नॉन जीरो होगी। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A पावर
और यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज इसकी पता है, इसकी आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 पावर n इनटू लैम्डा 2 पावर n इनटू लैम्डा 3 पावर n, ठीक है ना। तो या तो आप इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लिख लीजिए कि a पावर n आपकी आइगन वैल्यूज ये हो जाएगी और आपका डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, या फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की हम ले रहे हैं, मान लीजिए a11 a12 a21 a22, ये मान लीजिए हमारी एक मैट्रिक्स A है। तो जैसा कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की मैक्सिमम 2 आइगन वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि 8th पॉइंट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल टू साइज ऑफ ए। तो यहाँ पर ए का साइज है 2 क्रॉस 2, यानी आपकी इस केस में मैक्सिमम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज 2 हो सकती है। तो मान लीजिए इस केस में 2 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो अगर इस प्रॉपर्टी को आप लगाएंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 डॉट लैम्डा 2, एंड आप यहाँ से आपका ट्रेस में कैलकुलेट करें तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा, मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके हो जाएंगे a11 प्लस a22, ठीक है ना। a11 प्लस a22 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड ट्रेस इज इक्वल टू 6। तो आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 एंड 6 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप आइगन वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होते हैं। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 5 एंड 0, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू। दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर होंगी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x a इज इक्वल टू x b x इनवर्स। अब यहाँ पर अगर आप इसमें x इनवर्स से 3 मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको मिल जाएगा x इनवर्स a इज इक्वल टू x इनवर्स x b x इनवर्स, ये आपका I हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इनवर्स a इज इक्वल टू b x इनवर्स। फिर उसके बाद में अगर आप इसमें x से कोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x इनवर्स a x इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो या तो आपका सिंगल मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी या फिर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी। तो इन दोनों ही फॉर्म में आप बोलेंगे कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो जो मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज होंगी वही मैट्रिक्स B की आइगन वैल्यू होगी। ये आप हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर मैट्रिक्स X का इनवर्स कैलकुलेट किया है, इसका मतलब मैट्रिक्स X जो होगी वो नॉन सिंगुलर होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ X इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए आपका A जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और B जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो आप अगर AB या BA का आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ AB इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ BA। तो इस थ्योरम को यूज करेंगे टू कैलकुलेट हायर पावर। मान लीजिए आपको A की पावर 100 A पावर 100 या A पावर 200 कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। ये एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A जिसका साइज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पर ये थ्योरम आप कब लगा सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इफ देयर आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देन यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम। या फिर मान लीजिए कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स A है वो उसका साइज है n क्रॉस n, तो आप ये डायगोनलाइजेशन थ्योरम लगाने के लिए आपको n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स चाहिए। अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं है इस n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए, तो आप इस थ्योरम को नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है n क्रॉस n मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो सारी डिस्टिंक्ट हैं और इसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में तो श्योरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो उस केस में तो आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए। आइगन वैल्यूज आपका डिस्टिंक्ट हो या रिपीटेड हो, कुल मिला के आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर होंगे तो आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि ये मैट्रिक्स A है, ठीक है ना, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आप बनाएंगे आइगन वेक्टर्स का यूज कर, ठीक है ना। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट जो होंगे वो होंगे आपके आइगन वैल्यूज। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डी मैट्रिक्स होगी वो इस टाइप से होगी, लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस
आइगन वैल्यू लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो आपको वेक्टर मिलेगा वो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस आइगन वैल्यू लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा वो आपने यहाँ पर लिखा, और इस आइगन वैल्यू लेमडा n के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिला है वो आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप इसका a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको d स्क्वायर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका a ये है तो अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x d x इनवर्स x d x इनवर्स। ठीक है ना। तो x इनवर्स मिलकर आपका i हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x d स्क्वायर x इनवर्स। तो मतलब आपने 2 पावर किया है तो d स्क्वायर हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आप k पावर करेंगे तो यहाँ d पावर k हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि आप a पावर k डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स A के लिए आपने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किया। इस मैट्रिक्स A की जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n। उन आइगन वैल्यूज को यूज करके आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट किया। ठीक है ना। और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर क्रिएट किया। ये लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर है, ये लैम्डा 2 के लिए आइगन वेक्टर है, इसी तरीके से ये लैम्डा n के लिए आइगन वेक्टर है। ठीक है ना। और फिर इस आइगन वेक्टर से जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे उसका आपने इनवर्स कैलकुलेट किया। तो उसको आप लिख सकते हैं x d x इनवर्स। यहाँ पर ये आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो आप आइगन वैल्यूज का यूज करेंगे। और फिर कोई आपसे पूछता है कि a पावर क्या हो k क्या होगा तो डायरेक्टली आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर ये d आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर कोई आपसे पूछता है d पावर k क्या होगा तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं लैम्डा 1 पावर k, लैम्डा 2 पावर k, लैम्डा 3 पावर k, ये d पावर k हो जाएगा। तो इसका यूज आप कर सकते हैं हायर पावर्स कैलकुलेट करने में। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में है कि ये जो 3 वेक्टर्स गिवन है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका हमने आपको बताया था, आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन 3 वेक्टर्स को आपको चेक करना है तो या तो इनको आप एज ए रो वेक्टर काउंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने इनको रो वेक्टर की तरह ट्रीट किया है। ठीक है ना। या फिर आप इनको एज ए कॉलम वेक्टर ले लीजिए और इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंक इज इक्वल टू 3 होगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो गिवन 3 वेक्टर्स हैं आप इनको एज अ रो वेक्टर ट्रीट कीजिए या कॉलम वेक्टर ट्रीट कीजिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में जो मैट्रिक्स है आपकी 4 क्रॉस 3 की है, या आप इसको एज ए रो वेक्टर लेंगे तो मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 4 की होगी। और ये हम आपको बता चुके हैं कि m क्रॉस n की अगर आप मैट्रिक्स ले रहे हैं तो मैक्सिमम रैंक मिनिमम ऑफ m, n होगा। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रैंक जो हो सकती है वो केवल 3 हो सकती है, 4 तो किसी केस में हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो वेक्टर जो हमने लिखे हैं सेकंड केस में ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर यहाँ पर केवल 3 ही हो सकते हैं। इसका मतलब आप फोर्थ वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ 3 वेक्टर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोर्थ वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 वेक्टर। तो इसका मतलब आपका जो ये 4 वेक्टर का जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। आप चाहे तो यहाँ k1 k2 k3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकाल सकते हैं, k1 प्लस 2k2 प्लस 5k3 इज इक्वल टू 5, 2k3 इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप सोल्व करके k1 k2 k3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है केली-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है ना। तो केली-हैमिल्टन थ्योरम बोलती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना। मान लीजिए एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। a - लैम्डा इज इक्वल टू 0 करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशंस हमने लिखा था इस मैट्रिक्स के लिए, तो ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 17 है। यहाँ पर i हमने क्यों लिखा है? i हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि मैट्रिक्स एडिशन या जब भी आप मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर मैट्रिक्स का साइज कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो a चूंकि आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर भी आपका एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी आपका एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगा। और जबकि 17 क्या है आपका एक स्केलर है, तो ठीक है ना। तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको एक i से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो i आप यूज करेंगे उसका साइज n क्रॉस n हो जाएगा, इसका भी साइज n क्रॉस n होगा और a स्क्वायर का साइज भी आपका n क्रॉस n होगा। ठीक है ना। तो इसको मैट्रिक्स कंपेटेबल करने के लिए आपने इसको 17i लिखा। अब इसका क्या यूज है? जैसे कि फर्स्ट केस में देखिए इसका पहला यूज है a इनवर्स कैलकुलेट करने में। ठीक है ना। तो जैसे कि इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं आप i की वैल्यू को ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसमें a इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8a इनवर्स, तो आपको i हो जाएगा -a डिवाइडेड बाई 17।
यहाँ से आप एक चीज और नोट कीजिए कि ये आपका जो इक्वेशंस थी वो क्वाड्रेटिक थी, ठीक है ना, इसकी जो पावर थी वो 2 थी, तो आपका ये ए तक गया है, ठीक है ना, डिग्री 1 तक है। लेकिन मान लीजिए अगर आप n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं तो A इनवर्स कैलकुलेट करने में आपका जो हाईएस्ट पावर होगा वो A पावर n-1 तक जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन में इसका हायर पावर्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशंस को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछता है a क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब निकालने के लिए आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर वाला टर्म आ गया, तो फिर a स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो अगर a स्क्वायर को आप इससे रिप्लेस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो है हमेशा लीनियर ही रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई पूछता है आपसे a पावर 4 क्या हुआ, तो a पावर 4 होता है आपका a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से a स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो जब a स्क्वायर का टर्म आएगा फिर से आप उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली आपको जो मिल जाएगा वो लीनियर में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से a पावर 8 को आप सॉल्व कर सकते हैं a4 डॉट a4 से।